हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल केम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में +2 क्लास के 7th लेसन यानी कि इससे पहले हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। 7th लेसन हमारा आज का है समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कि देश किस प्रकार अपनी सुरक्षा को मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले सुरक्षा क्या है? सुरक्षा जहाँ पर हम अपने आप को बचा सकें, यानी कि किस तरह अगर हम घर में, आज धरती पर कोई भी मानव है या मनुष्य है वो सुरक्षित नहीं है। अगर हम माने तो घर में सुरक्षित हैं, हम घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। कोई ना कोई दुर्घटना घर में भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की, हम सड़क पे जा रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कि जहाँ पर हम पूर्ण रूप से सुरक्षित है उसको हम क्या बोलेंगे? सुरक्षा। तो आज अगर हम जिक्र करें दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी कह सकते हैं सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा को मेंटेन रखने के लिए कुछ धारणाएं कह सकते हैं या कुछ व्यवस्थाएं अपना सकते हैं। हम व्यक्तिगत सुरक्षा को छोड़कर यहाँ हम आज का जो लेसन है ये हम देश की सुरक्षा पर हम जिक्र कर रहे हैं। यानी कि अगर देश सुरक्षित होगा तभी जाकर देश के अंदर रहने वाले लोग जो है सुरक्षित होंगे। मान लीजिए हमारा देश गुलाम था, उस समय गुलामी के समय में देश ने अनेक यातनाएं या कह सकते हैं अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद बड़े संघर्ष के साथ आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जो है भारत के नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होने के कारण अपनी कुछ सुरक्षाएं प्रदान की गई, जैसे मौलिक अधिकार है या फिर अनेक प्रकार के वोट डालने का है या सरकार बनाने का है। ये सुरक्षाएं मिली जिसके कारण आज स्थिति काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छी है। अगर हम उस दौर की बात करें तो लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं था, संघर्ष कर रहे थे, क्रांतियाँ हुई, बलिदान दिए, फांसी दी गई हमारे जो क्रांतिकारियों को। तो आज आज़ादी के बाद भारतीय लोग स्वतंत्र हैं और इनको कुछ सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी करती है सरकार। इसको जब देश सुरक्षित होगा तभी जाकर मनुष्य जो है नागरिक स्वतंत्र होगा। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो देश किस प्रकार जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षा है। यहाँ सुरक्षा हम 2 प्रकार की सुरक्षा की जिक्र करेंगे। पारंपरिक सुरक्षा, पारंपरिक सुरक्षा कौन सी होती है? जो हमारी पीछे से चली आ रही है, या कह सकते हैं कि हमने उस ऐसी परंपरा जो लगातार जिसके साथ हम कई वर्षों से जी रहे हैं, जैसे जिसमें आती है एक आंतरिक सुरक्षा और बाहरी भी बोल सकते हैं। और अपारंपरिक जो करंट में कोई ना कोई समस्या आई है वो अपारंपरिक, यानी कि जिसमें जैसे हम इसमें दोनों को अगर हम अलग अलग से डेफिनेशन देंगे या वर्णन करेंगे दोनों का, तो पारंपरिक में क्या आता है? जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं या पुराने समय से जो कह सकते हैं सुरक्षा का दृष्टिकोण चला आ रहा है उसको, जैसे आंतरिक सुरक्षा है। भाई हम अगर यहाँ उदाहरण लें भारत के आंतरिक मामले, आंतरिक सुरक्षा, पहले किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि जैसे आज़ादी के बाद भारत में अनेक जातियों के धर्मों के लोग निवास करते हैं, अनेक भाषा बोलते हैं, रहन सहन खान पान अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में बंटवारा है, ये मिट्टी अलग अलग है, वर्षा भी अलग अलग होती है, कम ज़्यादा कहीं। तो इस प्रकार से इतनी विविधताएं हैं, तो भारत में लाजमी है, इतना बड़ा देश होते हुए भी आंतरिक सुरक्षा की कोई स्थिति कह सकते हैं कि दुर्लभ है। मान लीजिए हम यहाँ पर जिक्र करें जातिवाद है, धार्मिक मामले हैं, आंतरिक कलह है, या कह सकते हैं गृह युद्ध भी हो सकते हैं। ये सारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा। अगर किसी भी देश को अपने आप को मजबूत रखना है, आंतरिक सुरक्षा अपनानी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के आंतरिक झगड़े ना हो, धर्म जाति के नाम पर भेदभाव ना हो, गृह युद्ध ना हो, ये आंतरिक मामले आते हैं। और जैसे जातिवाद है, भारत में जैसे नक्सलवाद है, जातीय हिंसा है, धर्म के आधार पर हिंसा है, ये सारी क्या है? आंतरिक खतरे भी बोल सकते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, आंतरिक खतरे। दुनिया के ऐसा मुश्किल सी कोई देश मिलेगा जिसमें आंतरिक खतरे ना हो। धर्म जाति का हमने अनेक उदाहरण पढ़े हैं छोटी क्लासों में। बेल्जियम है, श्रीलंका है, नेपाल है, घाना है। वहाँ किस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर जो है आंदोलन हुए हैं या क्रांतियाँ हुई हैं।
लोकतंत्र को लेकर हो या फिर सरकार के खिलाफ हो, आंदोलन होते हैं। भारत में भी अनेक प्रकार के आंदोलन होते हैं, सरकार के खिलाफ हो या किसी भी तरह के, वो क्या है, आंतरिक खतरे बोल सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा। इसके बाद आती है बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में मान लीजिए हम भारत का उदाहरण लें, ये भारत का मैप है, भारत के चारों ओर आंतरिक खतरे हमने जिक्र कर लिया। भारत के अंदर के जो राज्य हैं वहां आपसी टकराव, भेदभाव, वो आंतरिक खतरे हैं, आंतरिक खतरे। अगर हम बाह्य खतरों का जिक्र करें, बाहरी खतरे भारत के चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ अनेक प्रकार के अनेक युद्ध हो चुके हैं। जब आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तभी से लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ चीन को लेकर कश्मीर को लेकर टकराव है। यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से चीन, ये चारों ओर से भारत को खतरे हैं। चारों ओर क्या है, विदेशी खतरे, बाहरी खतरे। और दोनों ओर से जब देश मजबूत होगा, आंतरिक खतरे ज़्यादा नुकसानदायक हैं बाहरी खतरों के कारण। अगर आंतरिक खतरों से, या कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा जिस देश की ज़्यादा मजबूत होगी, उस देश को बाहरी खतरों से भी जो है निपटारा मिल सकता है। बाहरी खतरों से युद्ध है, आतंकवाद है, ये भी बाहरी सुरक्षा के उपाय हैं। अगर हम बाहरी सुरक्षा मेंटेन करें, यानी कि हम यहाँ लिखें, अगर हमने बाहरी सुरक्षा से बचने हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले तो सैनिक मजबूत, सैनिक शक्ति। बाहरी सुरक्षा अगर हमने मजबूत करनी है तो हमारी जो आर्मी है, फौज है, वो मजबूत होनी चाहिए। हर समय जो है देश की बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर कंट्रोल किए हुए हैं। किसी भी प्रकार की सुरक्षा से निपटने के लिए हमारे सैनिक, तीनों सेना, हमारे जल, थल और वायु सेना हर समय बॉर्डर पर कंट्रोल करती है। किसी भी समय हमला हो सकता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मजबूत सैनिक शक्ति होनी चाहिए। तब जाकर हमारा देश जो है बाहरी सुरक्षा से निपट सकता है। और जब कब होगा, जब हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। उसके बाद आता है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन में आ गया, यानी कि सैनिक शक्ति के साथ साथ हमारी जो और शक्तियां हैं, हथियार वगैरह है, या कह सकते हैं हवाई जहाज हैं, वो भी ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत होनी चाहिए। तब जाकर हम बाहरी जो है देशों से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के हमारे साथ युद्ध हुए हैं, चीन के साथ हमारे युद्ध हुए हैं। हमारे सैनिकों को कब सफलता मिली, जब हमारी सैनिक शक्ति क्या थी, मजबूत थी और शक्ति संतुलन अच्छा था। और युद्ध की तैयारी, यानी कि हर समय हमारी जो है इतनी तैयारी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भी समय अचानक अगर हमला हो जाए तो देश उस हमले से निपट सके। इसलिए जो हमारे आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए ये उपाय हैं। इसके बाद आता है, बच्चे समझ गए होंगे, दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, सुरक्षा का है दो प्रकार की। पारंपरिक है, पारंपरिक यानी कि परंपरागत, पिछले समय से चली आ रही है। पारंपरिक जो वर्तमान में है, इस पर हम जिक्र करेंगे। अभी हमने पारंपरिक सुरक्षा पर जिक्र किया है। ये आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की, आंतरिक देश के अंदर की, जिसमें देश के अंदर आ गया जातिवाद है, धार्मिक मामले हैं, या धर्म के आधार पर बंटवारा है, भाषा के आधार पर बंटवारा है। हमारे यहाँ भाषा के आधार पर भी आंदोलन हुए हैं। तमिलनाडु वगैरह में जो है, या कर्नाटक, उधर जो है हिंदी नहीं जानते हैं, वो इंग्लिश जो है हमारे देश से कह सकते हैं कि जा चुकी होती है अगर वो राज्य आंदोलन ना करते। तो ये बाहरी सुरक्षा में आ जाता है। बाहरी दूसरे देशों से, यानी कि हमारे चारों ओर दुश्मनों की निगाहें हैं, कब भारत कमजोर पड़े और कब हमला किया जाए। तो ये कौन सी है, बाहरी सुरक्षा। और भारत जैसे देश जो है बाहरी सुरक्षा से ज़्यादा खतरा है।
और तब निपट सकता है जब आंतरिक खतरा जो है, आंतरिक सुरक्षा जो है ज़्यादा मजबूत होगी। इसके बाद ये अगर हमने अच्छी मजबूत करनी है बाहरी सुरक्षा को, तो हमने सैनिक शक्ति, सैनिक अच्छे मजबूत होने चाहिए, शक्ति संतुलन अच्छा होना चाहिए, युद्ध की हर समय तैयारी रहनी चाहिए। ये थी हमारी पारंपरिक। और इसकी आगे आता हमारा अपारंपरिक। अपारंपरिक सुरक्षा में, अपारंपरिक सुरक्षा में वो आते हैं जो वर्तमान में यानी कि कोई ना कोई जो समस्याएं, वैश्विक समस्याएं चलती रहती हैं। जैसे अपारंपरिक यानी कि वर्तमान में कोई ऐसी समस्या हो या कुछ सालों से आई हो, वो अपारंपरिक में आती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर आतंकवाद है, आतंकवाद है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो वैश्विक हैं, पूरी दुनिया इनके लिए जिम्मेदार है किसी न किसी समस्या को लेकर, या कह सकते हैं। या अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? यानी कि वातावरण में जहरीली गैसों का प्रभाव बढ़ना, और इन गैसों के कारण जो हमारी ओजोन परत है, शायद बच्चे जो है जानते हैं, ओजोन परत हमारी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, उनको अगर वो किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और जो ओजोन परत है उन किरणों को, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। और लगातार ये ओजोन परत क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि हमने अपने व्यवसाय को, या कह सकते हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, या दुनिया में, दुनिया के देशों ने, ये किसी एक देश का मामला नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक मामला है। दुनिया के देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करने के लिए जो संसाधन है उनको ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और ज़्यादा उपयोग करने के कारण जो जहरीली गैसें पैदा होती हैं वो वातावरण में जो है कह सकते हैं खराब कर रही है, वातावरण में जमा होती हैं। आज इसलिए अनेक प्रकार के पशु पक्षी, या कह सकते हैं ऐसे पक्षी थे जो मतलब आज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वातावरण में दिखाई नहीं देते हैं। वो किसके कारण है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनने मिलकर इसके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि प्रयत्न किए हैं ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए। ये मतलब ये वैश्विक समस्या आती है। दूसरा आता है आतंकवाद। आतंकवाद भी आज के समय में एक घातक कह सकते हैं कि एक समस्या है, वैश्विक समस्या है। हमने अमेरिका में देखा था किस तरह से जो हमारा विश्व व्यापार संगठन का एक ऑफिस था उसमें सीधे जहाज उतार दिए थे। कई इमारतों में जहाज़ों को, अमेरिका के जहाज़ों को किडनैप करके, चोरी करके उन जहाज़ों को सीधे के सीधे इमारतों में उतार दिया। काफ़ी लोग मारे गए थे। और आतंकवाद भारत जैसे देश को और भी ज़्यादा खतरा है। भारत में भी मुंबई हमला हुआ था, ताज होटल पर हमला हुआ था, और घुसपैठ हमारी जम्मू कश्मीर है, या कह सकते हैं कि इस तरफ से भी है। ये जो समस्याएं चलती रहती हैं, ये हमारी क्या, आतंकवाद भी आज के समय में जो है काफ़ी गंभीर समस्या है। और आती है बीमारियां। अगर हम इनका जिक्र करें तो आज का समय हम ये जिक्र कर सकते हैं कोरोना वायरस। ये एक वैश्विक समस्या है। आज हम देखते हैं दुनिया के सारे देश बेहाल हैं इस समस्या से। ये भी क्या है, अपारंपरिक समस्या में आती है। इसका निपटारा करने के लिए दुनिया के देशों को एक साथ कंट्रोल, या कह सकते हैं संगठित होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी आती है अपारंपरिक। ये हमने पारंपरिक पढ़ी है, किसी भी देश के साथ भारत की अपारंपरिक और आंतरिक मामले हैं। और ये आती है वैश्विक समस्याओं पर। बीमारियों में हमने अच्छा उदाहरण कोरोना वायरस का दे दिया है। और भी ज़्यादा बीमारी है, कई बार बर्ड फ्लू आता है, वो बीमारियां आ जाती हैं। अनेक प्रकार की वैश्विक बीमारियां जो एक देश से दूसरे देश में चली आती हैं। किस कारण से? भाई एक देश के नागरिक दूसरे देश में नागरिक घूमने के लिए जाते हैं, वीज़ा लेकर जाते हैं, रहन सहन के लिए, व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो बीमारियों के कीटाणु उन लोगों के साथ उन देशों में चले जाते हैं। हमारे यहाँ कोरोना वायरस भारत में क्यों आया? क्योंकि हमारे जो नागरिक थे विदेशों में गए हुए थे और विदेशों में ये बीमारी फैल चुकी थी, वो अपने साथ लेकर भारत में आ गए और उन लोगों के आने से ये बीमारी भारत में पहुंच गई। और आज हम देखते हैं 15 लाख से भी क्रॉस कर गई ये बीमारी भारत में। इतने जो है लोग जो है इससे संक्रमित हैं। आगे इसके उपाय हैं। भाई जो आंतरिक और पारपीय सुरक्षा या खतरे हैं, इनसे निपटने के लिए उपाय क्या करने होंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
उनको मजबूत करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको आगे आना होगा इन चीज़ों के लिए, चाहे हमारा यूएनओ है या फिर अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि विश्व बैंक है या व्यापार संगठन है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर WHO है। ये जो संगठन है इनको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करनी होगी अगर हमने इन समस्याओं से निजात पाना है, इन समस्याओं को दूर करना है। और आने वाले समय को और ज़्यादा अगर मजबूत करना है, आने वाले समय को, भविष्य को और हमने कह सकते हैं कि अच्छा बनाना है, तो ये चीज़ें जो हैं पारंपरिक अपारंपरिक जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज वैश्विक स्तर की जो बीमारी है उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर दुनिया को अगर खतरनाक जो खतरे हैं उनसे बचाने के लिए। आगे इसके बाद हम भारत को देखते हैं। भारत ने हमेशा शांति स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्षता को बल दिया या फिर आंदोलन किए, विश्व शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठाई, अनेक जगह राहत कोष के लिए कहाँ भूकंप आया है। ये भी किस में आती हैं? अचानक घटनाएं आ जाती हैं, अपारंपरिक में आती है, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। ये भी चीज़ें हम पहले जिक्र कर चुके हैं। हम कहीं भी स्वतंत्र नहीं है, अपने घर में भी स्वतंत्र नहीं है, वहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। घर में भी गैस लीक हो गई है, सिलेंडर फट जाते हैं या फिर और काम करते हुए कोई भी दुर्घटना हो जाती है। तो इसी प्रकार वैश्विक ये हमारी आंतरिक होती हैं, छोटी मोटी वैश्विक, इनसे जो है कोई घरेलू जो है घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता देश को। ये जो हमारी जो वैश्विक समस्याएं हैं वो ज़्यादा घातक होती हैं। भारत दोनों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, आंतरिक से भी और बाहरी से भी। बाहरी भी ज़्यादा खतरे हैं, चीन है, पाकिस्तान है, या फिर बांग्लादेश के शरणार्थी हैं, शरणार्थियों की भी समस्या है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ से लाखों की संख्या में शरणार्थियों ने भारत में शरण ले ली। आज तक उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। इन राज्यों में हमारे असम है, नागालैंड है, मेघालय है, इन राज्यों में काफ़ी मात्रा में लोग जो है बांग्लादेश से निकलकर वहाँ स्थापित हुए हैं और वहाँ पर वहाँ के लोगों के जो रोजगार हैं, इनकम के स्रोत हैं, उन पर काफ़ी असर पड़ा है, जो एक भयंकर समस्या बन गई है। इनमें शरणार्थियों की समस्या भी एक भारत के लिए एक समस्या पैदा हो गई है। तो आज का हमारा ये लेसन था समकालीन विषयों में सुरक्षा। हमने दोनों सुरक्षाओं पर जिक्र किया है। अच्छे से लेसन पढ़ेंगे NCERT बुक से बच्चे, फिर भी कोई ना समझ में आए तो मेरे से कंसल्ट कर लेंगे। मेरे जो नंबर आपके लगभग पास है। थैंक यू।